कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। दो बड़े मेजर प्लैनेट सूर्य और मंगल नीच प्रभावी हो जाएंगे, तो कर्क राशि के जो जातक हैं उनके ऊपर क्या सा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले जो ये काल है दोनों ग्रहों का वो समझ लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे कि क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे और क्या क्या सावधानी रखने की ज़रूरत है, और ऐसा क्या करा जाए जिससे ये जो नीच जो प्रभाव है ये परम शुभता को बनाकर रखे आप सभी के जीवन में। सूर्यदेव 16 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा सोमवार, प्रातः 7:52 तक कन्या राशि 6 नंबर में बने रहेंगे। इसके पश्चात तुला राशि 7 नंबर लिब्रा, शुक्र का साइन है ये, इसमें प्रवेश करेंगे। यहाँ पर सूर्य नीच प्रभावी हो जाएंगे। यहाँ पर सूर्यदेव 16 नवंबर 2024 दिन रहेगा शनिवार, प्रातः 7:41 तक बने रहेंगे। सूर्यदेव को एक प्रकार से आप यह मानिएगा कि सूर्यदेव की जो प्रभाव है उसका इफ़ेक्ट लगभग सभी ग्रह पे पड़ता है। भले ही वह ग्रह उनसे किसी भी प्रकार का शत्रुता वाला भाव रखते हो, मैत्री भाव रखते हो या समभाव रखते हो, ना मैत्री ना शत्रुता, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ में मंगल देव 20 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा रविवार, दोपहर में 2:46 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 4 नंबर में, और नीच प्रभावी हो जाएंगे। अब इसका जो प्रभाव है वो जो कर्क राशि का जो जातक है उसके ऊपर क्या पड़ेगा। एक छोटी सी भ्रांति बनी हुई है, उसको स्कैनिंग की जो विद्या है हमारी, उसके अनुभव से थोड़ा सा उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। कोई भी ग्रह अगर उच्च का है तो उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा, उसका दान नहीं करा जाएगा, और वो हमेशा आपके लिए हर स्थिति में पॉजिटिव ही बना रहेगा। यह एक भ्रांति है। और कोई भी ग्रह अगर नीच का हो जाएगा तो फटाफट उसके दान शुरू करो। वह नीच का हो गया, फटाफट उसको हटाओ। अगर दान नहीं करोगे तो जो नीच प्रभाव है हमेशा आपके लिए नेगेटिव ही होगा। पहले ना मैथ्स लगानी पड़ेगी कि आपको दिक्कत कहाँ पर आ रही है या दिक्कत आ भी नहीं रही है, क्योंकि ये गोचर की कुंडली है। आपको अपनी लगन कुंडली का ज्ञान होना चाहिए। अगर लगन कुंडली मजबूत है तो गोचर का कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं डाल पड़ता है, क्योंकि वो गोचर जो है वो लगातार बदलता रहता है। लगन कुंडली नहीं बदलती है आपकी। हाँ, दशा जो चलती है उससे एक्टिवेशन लगातार होती रहती है, प्लस आपकी जो चेतना है और प्लस जो आपके वर्तमान कर्म है उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। तो नीच का मतलब क्या है? नीच का मतलब यह है कि कोई भी ग्रह है उसके पास 10 शक्तियां हैं, तो जब तक नीच का प्रभाव रहेगा तो 10 में से केवल 5 काम करेंगी। तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा? यह पड़ेगा कि जो शुभता बहुत ज़्यादा आ रही थी अगर उस ग्रह के कारण से, तो वह आधी हो जाएगी, ज़ीरो नहीं होगी। और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही थी वह तुरंत आधी हो जाएगी। देखने का नज़रिया कैसा है, दृष्टा भाव, जो दृष्टि का जो भाव है वह कैसा है, वह इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप देखना क्या चाहते हो। तो प्रार्थना रहेगी यह जो नीच जो प्रभाव होने वाले हैं यह आपके लिए पॉजिटिव ही बने रहेंगे। आइए अब समझते हैं कैसे। सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि सर्वप्रथम सूर्यदेव जो हैं मंगल देव को हमेशा ज्ञान देते हैं, और वह ज्ञान केवल मंगल ही ग्रहण कर सकते हैं स्कैनिंग विद्या के अनुसार। और उसके पश्चात सूर्य की वैल्यू जो करवानी होती है, जैसे एक शिष्य उत्तम शिष्य अपने गुरु का नाम रोशन करता है तो वह मंगल करते हैं। अब सूर्यदेव जो नीच प्रभावी होंगे वह होंगे आपके सुख स्थान पर। तो सूर्यदेव अगर यहाँ पर कमज़ोर पड़ रहे हैं और एक प्रकार से जीवनदायिनी शक्ति जो आपके सुख स्थान को संभाल कर जिसने रखा हुआ था, क्या उस जीवनदायिनी शक्ति पे जो विपरीत समय थोड़े समय के लिए आ गया है क्या कोई फ़र्क पड़ेगा?
फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन आप देखिएगा कि मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। मंगल एक ऐसे ग्रह हैं, अगर संकल्प ठान लिया है और वचन दे दिया है तो मंगल पीछे नहीं हटते हैं। ध्यान रखिएगा, मंगल जब अपनी पूरी गति को प्राप्त होते हैं तो भावना के आधार पर समझा रहा हूँ, कोई भी ग्रह उनके सामने आने से 100 बार सोचता है, पहले विचार करता आऊँ कि नहीं आऊँ, क्योंकि मंगल सीधा टक्कर मारते हैं। तो हर हाल में सूर्य देव की जो रक्षा होनी चाहिए वह होगी, यानी मंगल देव का जोर लगेगा, जबकि वह खुद आधी पावर अपनी गंवा देंगे जैसे ही कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ध्यान रखिएगा, सूर्य देव को लीजिएगा एक प्रकार से, एक आपके घर में जो बड़े सदस्य हैं, खासतौर से पिता को, और मंगल को लीजिएगा एक जो युवक है जो बहुत कुछ करना चाहता है, अपने पिता का नाम रोशन करना चाहता है। इस समय दोनों के ही ऊपर थोड़ा सा संकट आ गया है, और यह जो बच्चा जो है, जो घर का जो युवक है, बेटा जो है, पुत्र है, इसको पुत्री में भी ले लीजिएगा, कोई इसमें कोई अदरवाइज़ वाली बात नहीं है, क्योंकि बात है कि जो कारक जो है वह भावना के आधार पर है, तो वह हर हाल में अपने घर को, अपने सुख स्थान को बचाएगा। इसको बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, इसमें कोई भी नीच जो शब्द है, नीच शब्द सुनते ही कि सब कुछ नेगेटिव होने वाला है, सूर्य उल्टे हो जाएंगे, मंगल उल्टे हो जाएंगे, व्यर्थ की बातें हैं। ग्रह तो बेचारे आकाश में घूम ही रहे हैं, उससे जो पड़ने वाला जो प्रभाव है वह नीच या उच्च का होता है, ये ध्यान रखिएगा। ग्रह अपनी जो ऑर्बिट है वो अपना वहीं घूमता रहता है, ऑर्बिट करता रहता है। अब सीधे तौर पे सूर्यदेव की प्रकृति भी समझिए। सूर्यदेव जिस स्थान पे बैठते हैं उसको थोड़ा सा जलाते हैं, क्योंकि मासिव हीट देने वाला प्लैनेट है, और जहाँ पर देखेंगे वहाँ पर प्रकाश जाता ही जाता है। तो सूर्यदेव का प्रकाश जो है, अगर पॉजिटिव देखा जाए तो थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है, ज़ीरो नहीं हुआ है, और थोड़े समय के लिए कम हुआ है। इससे जो कार्य क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, इस पे इसको ऐसे समझिएगा कि कर्म क्षेत्र जो है उस पे जो अभी तक बहुत ज़्यादा जो गर्माहट पहुंच रही थी उसमें थोड़ी सी शांति आएगी, और कुछ नया कदम उठाने के लिए जो है दिमागी कसरत जो है शुरू हो जाएगी, और उसका जो सीधा प्रभाव जो है वो आपके सुख स्थान पर पड़ेगा। सुख स्थान जो है चमकना शुरू कर देगा, ये केवल पॉजिटिव है। और मंगल की बात करेंगे, मंगल जैसे ही सुख स्थान को संभालेंगे, सीधे तौर पर मंगल जो है 7वें भाव को भी देखेंगे। 7वें भाव को देखने से आपके यहाँ जो भी मासिक आय आती है, अब समझिएगा धन के संबंध में, वह 2 या 2 से अधिक मार्गों पर लाने की कोशिश मंगल देव करेंगे। यानी ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं जिसमें कि हमारे घर में आने वाला जो धन है, जिसको हम ये कहते हैं कि इससे हमारी रोजी रोटी चलती है, घर के सारे खर्चे चलते हैं, उसमें कोई ना कोई एक नया एडिशन जुड़ सकता है। और मंगल की जो अष्टम दृष्टि पड़ रही है वह पड़ रही है 8वें भाव पे। स्कैनिंग विद्या में 8वां जो भाव है उसको एक प्रकार से भविष्य का द्वार बोला जाता है, कि भविष्य में क्या होने वाला है वह अगर थोड़ा सा जानना है तो अष्टम और उससे रिलेटेड जो भी प्लैनेट हैं को दृष्टियाँ पड़ रही हैं या उनका गोचर में क्या रोल है, उसको बहुत अच्छे से रीड करिए। यह तय है कि आने वाले समय में भविष्य में आपके पास 2 या 2 से अधिक स्थानों से धन आएगा ही आएगा, भूमि का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। किसी प्रकार से पुराने जो झगड़े चलते आ रहे थे, किसी भी प्रकार में अगर आप ठीक हो और ज़मीन से संबंधित जो है कोई मामला है तो उसमें भविष्य में शुभता आपको मिलेगी। तो केवल अगर इसी को देखा जाए तो जो 29 मार्च की जो डेट है उसके पश्चात पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। जो आप गोचर देखते हैं, मासिक के गोचर का प्रभाव जो अमुक राशि पे देखते हैं, उसको ऐसे मत समझा करिए कि मान लीजिए 15 दिन के लिए कोई ग्रह उच्च का हुआ है, नीच का हुआ है, या इस भाव में गया है या वक्री हुआ है, तो जब तक वह उस काल में है तो केवल उसी दौरान उसका फ़र्क आपके ऊपर पड़ेगा। नहीं,
मान लीजिए कोई ग्रह 10 दिन के लिए पॉजिटिव हुआ है और गणना यह निकल के आई है कि यह ग्रह धन देगा, तो इसका अर्थ यह है कि ग्रह ने वह बीज स्थापित कर दिया है उन 10 दिनों में, जिससे आने वाले समय में आपको अगर परिश्रम करते हो, अगर कर्म करते हो, तो वह बीज उसने स्थापित कर दिया है। उसको परिश्रम का जो जल है उसे सींचिए, अंकुर पैदा होंगे और बड़े बड़े वृक्षों की स्थापना करिए। ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मैंने प्रार्थना करी कि जो भविष्य का जो द्वार है उसमें जो जब तक ये नीच प्रभावी रहेंगे तब तक ऐसी व्यवस्था करके जाएंगे कि रिज़ल्ट आपको मार्च के बाद 2025 में देखने को मिल जाएंगे। अगर इस प्रकार से कोई भी गोचर को समझते हो तो बहुत धैर्य आपके अंदर आ जाएगा और एक प्रकार की हिस्ट्री आपके पास बनी रहेगी कि सितंबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक मैंने यह पॉजिटिव फल जो है नोट कर लिए हैं। अब आगे देखता हूँ और समझता हूँ कि मेरी राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जो 2 ग्रह हैं इनकी पावर आधी हुई है, यह उल्टे नहीं हुए हैं, यह खराब नहीं हुए हैं, यह गणना बिल्कुल गलत है। ये ध्यान रखिएगा। नीच का मतलब कोई ये शब्द ऐसा है कि नीच का हो गया कि मतलब उसकी बुद्धि खराब होगी, प्रभाव उल्टे हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि स्कैनिंग विद्या में स्पष्ट है, जब पैनल पे चेक करते हैं तो पावर और उसकी रेंज है वह केवल आधी हो गई है, वह भी कुछ समय के लिए। जैसे ही ये इस प्रभाव से बाहर आ जाएंगे पावर पूरी आने लग जाएगी। लेकिन जो कुछ होता है, जो भी खगोलीय जो घटना होती है उसका हर प्रकार का इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ता है। तो हमारे को केवल उसमें से क्या पॉजिटिव हम निकाल सकते हैं, हमारे लिए क्या बेनिफिट है, हमारे को उसमें ध्यान रखना चाहिए। तो मूल क्या निकला कर्क राशि वालों के लिए? मूल यह निकला कि धन, भौतिकता, भौतिक सुख, कर्म क्षेत्र और आने वाले उत्तम भविष्य आपका बहुत अच्छा है। लेकिन यह जो काम करेंगे दोनों ग्रह जब ये नीच प्रभावी होंगे उसका जो उत्तम रिजल्ट है वह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 29 मार्च 2025 के पश्चात आपको पूर्ण रूप से देखने को मिल जाएगा। लेकिन यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये गोचर की कुंडली है, ये किसी व्यक्ति या जातक की कुंडली नहीं है। यह सब पे काम करती है, आपकी निजी कुंडली केवल आपके ऊपर काम करती है, ध्यान रखिएगा। तो वो मिलान करना आपको आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो यह जो गणना होती है स्कैनिंग विद्या की, यह चंद्र राशि पे आधारित होती है और आपको बहुत अच्छे से प्रार्थना रहेगी, क्लियर होना चाहिए कि चंद्र राशि कहते किसको हैं। और हाँ, मेरी चंद्र राशि कर्क है, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको आप अप्लाई कर पाओगे। और यह बात ध्यान रखिएगा, कोई भी जो विद्या है अगर वो गणित पे आधारित है तो उसमें किसी प्रकार से एक प्रकार का रट्टा नहीं चल सकता है कि अगर ऐसा हुआ है तो हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। प्रभाव यह देखना है कि आपकी उस समय वर्तमान स्थिति क्या थी और आज आपकी स्थिति क्या है। जिस काल में यह घटना हुई थी तो ऐसा नहीं है। उदाहरण समझिए कि जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में ढैया का काल आया और ढैया के काल में उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव अनुभव हुए, तो उसने एक धारणा बना ली कि जब जब ढैया आएगी और जिस जिस जातक पे आएगी वह ऐसे ही जो है उसके साथ जो है समय का प्रभाव बना रहेगा। वह काल दूसरा था, अब वह जा चुका है। और कर्क राशि वालों से मेरी एक प्रार्थना रहती है कि अगर आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ये भावना लगाना थोड़ा सा इसको शून्यता की तरफ लेके जाएंगे कि इसने मेरी मदद करी है, यह मेरा अपना है। तो बहुत तेज़ी से व्यापार के क्षेत्र में, ये समझ लीजिएगा संबंधों के क्षेत्र में और विशेषता राजनीति के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ोगे। परेशानी कहाँ आती है कर्क राशि वालों को? परेशानी यह आती है कि हमेशा उनके साथ जो भी जातक बने रहते हैं कुछ समय पश्चात उनके साथ संबंध खराब होते ही होते हैं और ये अपने आप को ठगा हुआ, छला हुआ महसूस करते हैं। तो अगर थोड़ा सा अगर आप आत्मनिरीक्षण करेंगे तो ये देखेंगे कि जो युग चल रहा है सभी लोग जो है अपना अपना कार्य निकलवा के चले जाते हैं, क्योंकि आप इमोशनल हो तो आपको यह लगता है कि इसने ऐसा करा है क्योंकि यह मेरा छोटा भाई है, ये मेरा संबंधी है, ये मेरे परिवार का सदस्य है। तो आपकी एक मानसिक आशा वहाँ लग जाती है। बस आप इस पे कंट्रोल कर लीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में देखिए कैसे सूरज लगातार
प्रकाशमान जो है बना रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम